अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक एफएम सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म डॉक्टर डायलॉग से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इस्माइल यूसुफ साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे वर्टाइगो यानी चक्कर आने पे। बहुत सारी ख़वातीन इस मसले का शिकार रहती हैं और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये एक अलामत है, बीमारी नहीं है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वर्टाइगो पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। वर्टाइगो जिसको हम चक्कर आना भी कहते हैं, कुछ लोग अदम तवाज़ुन भी कहते हैं उसको जी। इसके दो मेजर सबब हैं जी। एक तो ये है कि हमारा कान अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि सुनने के भी काम आता है, लेकिन इसकी बैलेंस भी कंट्रोल करता है जी। दूसरा ये है कि दिमाग के अंदर भी सेंटर्स हैं जो बैलेंस कंट्रोल करते हैं जी। तो उसको हम फिर दो डिफरेंट डायग्नोसिस के अंदर ले जाते हैं। राइट। एक तो है कान का अंदरूनी मामला और फिर एक है मरकजी, जिसको हम दिमाग के अंदर कहेंगे। ठीक है, तो हम पहले कान के अंदरूनी मामले के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। बिल्कुल चक्कर आ सकते हैं। अब वर्टिगो या फिर जिसको अंग्रेजी में डिजीनेस भी कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें जी चक्कर आ रहे हैं, सर हल्का हो रहा है जी। देखें, ये जो है आपने सही कहा, अलामत है, लेकिन समझने की बात ये है कि ये एहसास है चक्कर आने का। अब उसके अंदर दो और चीज़ें आ जाती हैं जी। या तो आप खुद घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं घूम रहा हूँ, या फिर दूसरा है कि आपकी बाहर जो आसपास की चीजें जो है वो आपको घूमती हुई। सो इट कैन बी बोथ वेज आ सकती हैं। तो जो अंदरूनी मामला है कान का, उसके अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ जो आ जाती है उसको हम BPPV कहते हैं, वो डॉक्टर्स को पता है। उसके अंदर आपको सर की हरकत की वजह से फिर चक्कर आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको हमारी ऑडियंस की आसानी के लिए थोड़ा सा और आसान लफ्जों में बयान कर दें। जी, बेसिकली इसको जो अंग्रेजी का है वो बिनाइन पोजिशनल जो वर्टिगो है, प्रोक्सिमल वर्टिगो, उसमें यही है कि अंग्रेजी के लफ्ज से इसका मायने आ गया है कि आपकी जो पोजीशन है सर की, उसी से आपको चक्कर आते हैं। okay. और ये अगेन कान के अंदरूनी मामले हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे मोती पैदा किए हुए हैं जो कान के अंदर हमारे बैलेंस को करते हैं, उनके फिर प्रॉब्लम से आता है, वो अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। ठीक है। इसमें जो बड़ी कॉमन चीज़ है कि लोग कहते हैं हम सुबह उठते हैं तो हम एक पोजीशन जब लेते हैं, स्पेशली साइड वेज, तो हमें फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दुनिया घूम रही होती है, लेकिन जब हम वापस अपनी पोजीशन में आते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। एक तो ये है, राइट। ये टाइम के साथ भी बेहतर होती है और दवाइयों से भी बेहतर हो सकती है। और इसके लिए जो हमारे ENT हैं स्पेशली, उनको एक मैनूवर भी करना आता है, जिसके अंदर वो आप जाएं तो वो एक मैनूवर करते हैं आपके हेड की पोजीशनिंग के साथ, और कोशिश करते हैं उन मोतियों को अपनी पोजीशन पे वापस ले आएं। ठीक है। दूसरी जो है वो है कि हमारी जो अंदर एसाब है उसकी सोजिश भी हो सकती है कान के अंदर, उसको अंग्रेजी में न्यूराइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। फिर एक और डिजीज़ है जो कॉमन है, उसको मीनियर कहते हैं, उर्दू में भी उसको मीनियर ही कहते हैं। उसके अंदर कान भारी होता है, ऐसा महसूस होता है जिस तरह पानी है कान के अंदर, या फिर कोई चीज़ अंदर से खींच रही है। दूसरी ये है कि आपके अंदर कान की जो सलाहियत है सुनने की, वो भी कम हो रही होती है। और फिर तीसरा के चक्कर भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। उसका भी इसी तरह इलाज होता है, दवाइयों से भी हो सकता है, और विद टाइम भी, पैसेज ऑफ टाइम, वो बेहतर होता है। ठीक है। फिर लोगों के अंदर एक और बड़ी चीज़ आ जाती है जिसको हम टिनाइटस यानी शोर कहते हैं, कि कान के अंदर शोर आ रहा है, जिस तरह कोई चीज़, एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि मक्खी जो है वो अंदर मुझे बस आवाज़ दी जा रही है। ठीक है। तो उसके साथ भी अगर चक्कर आना जो है वो अगेन कान की अलामत हो सकती है, और इनमें से कोई भी डिजीज़ उसमें हो सकती है, और वो दोनों कानों में भी हो सकती है एट द सेम टाइम। फिर हम आ जाते हैं मरकजी यानी दिमाग के अपने जो सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो हमें जिनका बहुत ख़ास तौर पे देखना होता है कि क्या वो फालिज की तरफ बात तो नहीं जा रही, कुछ अच्छा। ऐसे बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो ऐसे पार्ट्स को भी सप्लाई कर रही हैं दिमाग में जो बैलेंस करती हैं। अगर उन तक खून नहीं पहुँच रहा तो ऑब्वियसली फिर बैलेंस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर आपको ये एहसास होगा कि आप चक्कर आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर खुदा न खास्ता कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जो क्रॉनिक फॉर्म में जा सकती हैं, यानी लॉन्ग टर्म है। उसमें से एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, उसकी भी एक अलामत ये है। बिल्कुल ठीक। रसूली की भी अलामत हो सकती है। सो ब्रेन ट्यूमर या कोई भी रसूली? जी, ब्रेन ट्यूमर, पर्टिकुलरली ब्रेन ट्यूमर में वर्टिगो हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप जो दिमाग के अंदर हमारी जो ब्लड सप्लाई है डिफरेंट पोर्शंस की जी, अगर खुदा न खास्ता वो भी ट्रांजिएंटली है, थोड़ी देर के लिए रुक रही है, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। फिर हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसको हम
थोड़ी देर के लिए लोग ये कहते हैं कि हमें नींद बेहोशी की हालत में हम चले गए थे, लेकिन हमें पहले चक्कर आया था। ठीक है, वो सिनकपी है, वो डिफरेंट है। तो उसमें कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं और फिर फौरन उठ जाते हैं, फिर उनको कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसके आने से पहले चक्कर आता है। बिल्कुल ठीक। उसका ताल्लुक हमारे हार्ट के बेसिकली और जो खून की नालियां हैं उनके साथ है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जिसकी वजह से शुरू हो सकता है। बिल्कुल जी, देखें उसमें हम अगेन एक तो अंदरूनी कान के मसले हैं, उनमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है वो सांप की, जो अगर नर्व की इन्फेक्शन हो जाए तो वो ट्रिगर कर सकती है। फिर ऐसा है जिस तरह हमने बात की, वो मोती अगर अपनी पोजीशन से हट जाए तो वो ट्रिगर हो सकती है। उसके अंदर जिस तरह वेट लिफ्टिंग है, अगर आपने कुछ वजन उठाया है वो हिल गए हैं, या फिर आपकी जो नेक है काफ़ी देर स्ट्रेच रही है। अच्छा, रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं या बच्चों की जो राइड्स होती हैं उसकी वजह से चक्कर आते हैं। बिल्कुल जी, वो भी हो सकता है। फिर ये है कि ऐसी विपलैश इंजरीज जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन होती है नेक की, उनकी वजह से भी होता है। याद रखें स्पाइन की वजह से भी आ सकते हैं, उनकी इंजरी की वजह से भी आ सकती है। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। और फिर चक्कर आना मेटाबॉलिक भी हो सकता है, यानी आपके जो नमकियात हैं उनकी कमी है, उसकी वजह से आप डिजी हो रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं जी। तो फिर आप औरतें जो है अक्सर जब चूल्हों के पास काम करती हैं तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, वो अपने पानी का ध्यान नहीं रखती, वाटर इनटेक कम होता है, या डायरिया है, या इस तरह की कोई कंप्लेंट है जिसमें बॉडी जो है वो वाटर रिलीज कर रही है, या स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही कह रही है। तो उसमें फ्लूइड इनटेक जो है आपका एज अप्रोप्रिएट यानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। और एक अगेन अलामत है और एक साइन है कि जी आप पानी पिए, डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही है। तो ये मल्टीपल चीज़ों का जिस भी वजह से हो रहा है उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन बहुत घबरा जाती हैं और इस चीज़ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न भी होती हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं। हेडेक और चक्कर आना ये दो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं। तो आज चूँकि हमारा टॉपिक ही चक्कर आने पे है, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब इस तरह की कोई अलामत जाहिर हो तो उनको पैनिक किए बगैर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा हेडेक और चक्कर आने का। जी देखें, माइग्रेन जो है उसकी एक टाइप है वेस्टिबुलर माइग्रेन जी, यानी उसके अंदर चक्कर आ सकते हैं। दर्द शकीका की एक टाइप है वेस्टिबुलर, जिसके अंदर चक्कर भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। और उसमें ज्यादातर यही होता है कि चक्कर शुरू हुए और फिर सर दर्द शुरू हो गया, या फिर सर दर्द से डॉक्टर साहब एट टाइम्स ये वाकई काफी इंटेंस भी होता है और उसमें वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को, या कंप्लेंट होती है कि नौजिया बहुत है या वॉमिटिंग शुरू हो गई है, मूवमेंट नियर टू निल हो जाती है, तो और उसमें ब्रेन फॉग भी खवातीन कंप्लेंट करती हैं। तो इनको इन सब चीज़ों को किस तरह से एड्रेस जी कर सकते इसमें हैं? एक आपको एक बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन बताऊं जो मेरे पेशेंट्स ने देखी, वो स्पेशली जब गाड़ी से बाहर निकल रही होती है ना, तो वो कहते हैं चक्कर आ गए, हमें सर दर्द भी चल रही थी। वो होता है कि जब गाड़ी से निकलेंगी तो उनका हेड टर्न करता है, एक पोजीशन में जाता है, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है उनके लिए। देखें, इसके लिए इलाज के लिए तशखीस जरूरी है। आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और मजमूआ बनाएं। हमने पहले ही बात की थी हेडेक डायरी की, आप हेडेक डायरी बनाएं, उसमें दिन लिखें और ट्रिगर लिखें, और फिर आपको फिर पता चलेगा। स्लोली यू कैन कम टू एनालिसिस कि कोई ट्रिगर आपका जो है वो उसकी वजह से ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। और आप जब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो उनके पास एक बड़ा सिंपल टेस्ट है जिसको हम हीट टेस्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर वो आपके सर की बेसिकली चेक करेंगे मूवमेंट और आपकी आंखों को देखेंगे। उससे हमें फिर ज्यादा अंदाजा ये होता है कि क्या ये मरकजी कॉज है या फिर ईयर रिलेटेड है, अंदरूनी कान का मामला है। उससे हमें फिर हेल्प मिलती है। फिर हमने देखना होता है क्या स्कैन कराने की ज़रूरत है या फिर हमें कान को ही ट्रीट करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि आजकल की जो ख़वातीन हैं वो दे आर वर्किंग वुमेन, वो घर भी चला रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर जो काम का है वो रूटीन से ज़्यादा होता है। तो जब वो इस किस्म की किसी कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास जाती हैं तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट फेज़ ऑफ माइंड में होती हैं, कंसर्न्ड होती हैं। ये जो मसाइल हैं हेडेक के और वर्टाइगो के थोड़ा सा ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर आज की ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, कंसिडरिंग इन माइंड के वो भी वर्किंग वुमेन हैं और उनके ऊपर भी वर्क प्रेशर्स काफ़ी हैं? बिल्कुल जी, देखें दोनों के लिए, बल्कि मर्द और औरतों दोनों के लिए, सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस अगर आपको है काम का, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं, उसको अप्रोप्रिएशन में लाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। स्ट्रेस से भी चक्कर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है
दिमाग है उसके अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जी उनमें से एक ये है कि उसको समझ नहीं लग रही तो इट कैन कॉज दीज सिम्टम्स एहसास जो जिसको हम कहते हैं सर दर्द के साथ है ठीक है तो उसमें तो आपको नंबर 1 अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है और हमने बड़ी दफ़ा बात की कि अपने अगर आपको लगता है कि आप नहीं सही तरह हैंडल कर पा रहे दैट्स फाइन आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं थेरेपी के पास जाएं उनसे बात करें सीखें कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना बिल्कुल ठीक है जिस तरह आप कहती हैं कि मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स क्योंकि आप वर्किंग वुमेन के लिए वर्किंग मैन के लिए आपके लिए जब तक मेंटल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी आपकी फिजिकल वेलबींग भी कहीं पीछे रह जाती है कहीं पीछे रह जाती है तो नंबर चीज़ तो एक है दूसरा ये है कि मैं बार बार कहता हूँ नींद को सही करें हाँ ये बहुत सारे लोग नहीं जानते ना बिल्कुल आपने 8 से 10 घंटे सोना है इसके अंदर आपकी जो कंसेप्ट है नींद का वो समझने की ज़रूरत भी इंपॉर्टेंट है कि नींद क्या है नींद ये है कि जब आप रिलैक्सिंग फेज में जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो अगले दिन की तैयारी करता है रिकुपरेट करता है जो पिछला प्रोसेस है उसको आराम से देखता है कि क्या चीज़ें नेसेसिटी थी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी कौन सी नहीं है बड़ी लेमन लैंग्वेज में अच्छा डॉक्टर साहब होता क्या है अब चूँकि अब एडवांस है गैजेट्स हैं हर किसी के पास एरा एडवांस्ड है तो लोग सोते हुए स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वो जो उनका अलॉटेड टाइम है सोने का अगर वो बेड पे चले भी गए हैं तो 2 से 3 घंटे वो फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद ही दे एक्चुअली गो टू स्लीप तो ये भी एक मेजर फैक्टर है ये जी आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया और इस पर मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा देखें इसको स्लीप हाइजीन के हम जिम्मे में लेते हैं कि स्लीप हाइजीन क्या है कि आपने एट द टाइम ऑफ बेड सिर्फ सोना है ठीक है या अजवाजी काम करने हैं 2 चीज़ें ठीक है उसके अंदर ये है कि अगर आप एट द टाइम ऑफ द बेड जाएंगे और अपने स्लीप की डिस्टर्ब करेंगे इन चीज़ों के साथ तो फिर आपकी हैबिचुएशन हो जाएगी आपका माइंड उसके मुताबिक अडैप्ट कर जाएगा और फिर आपको फिर हैबिचुएशन में आएगा कि यार जब तक मोबाइल नहीं हाथ में होगा तो फिर हम नहीं करेंगे ये जो रील्स होती हैं ना जी ये 10 सेकंड की ये चीप डोपामीन है इनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपको वो अच्छे मिल गया एक ये बिल्कुल सेरोटोनिन और डोपामीन मिल रही है और 10-10 सेकंड में आप खुश हो रहे हैं लेकिन व्हाट इज और आपका फोकस लूज हो गया आप यू आर लूजिंग सो मेनी थिंग्स यू आर लूजिंग योर स्लीप यू आर लूजिंग योर फोकस यू आर लूजिंग योर टाइम एज वेल वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें काफ़ी हो रहा है तो जैसे आपने बात की नींद की कि नींद के घंटे पूरे होने चाहिए बिल्कुल घंटे पूरे हो जाए क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ स्लीप कि आपकी जो स्लीप के साइकिल्स हैं वो सारे पूरे हों जब आप उठें आप फ्रेश हों और उसके अंदर अगेन एक और चीज़ भी हाईलाइट करनी ज़रूरी है कि एक जो हमारे लोगों में चीज़ है जिसको हम सही तरह डायग्नोज नहीं कर पाते वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि रात को जब आपको अगर खराटे आ रहे हैं या स्नोर कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं और आपके उठ रहे हैं गैस्प कर रहे हैं एयर के लिए तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करवाना कि आप क्यों फ्रेश नहीं उठ रहे क्या रात को आप रिटेन तो नहीं कर रहे अच्छा डॉक्टर साहब क्या खराटे आना क्योंकि इससे तो कंसिडर नॉर्मल ही किया जाता है स्नोरिंग क्या कोई अलामत हो सकती है किसी और बीमारी की जी बिल्कुल हो सकती है जिस तरह हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बात की क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो आगे फिर कई चीज़ों को जन्म दे सकती है जिस तरह हाइपरटेंशन है फालिज है हार्ट अटैक है ये सब की रूट कॉज बन सकती है क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में जा रही है स्लीप पूरी नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपना एक जखीरा बना रही है ना फिर आप सही तरह उसको निकाल भी नहीं पा रहे तो उसके अपने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो हमने मेजरली यही देखना होता है कि आपका जो ऑक्सीजनेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है वो सही तरह ही होना चाहिए रात को भी और फिर आप दिन में अगर नैप्स ले रहे हैं छोटे छोटे ऑफिस में अगर आप सही तरह काम नहीं कर पा रहे और शिकायत आ रही है कि वहाँ फ्रेश भी नहीं किया और सो रही है तो यू हैव टू मेक श्योर क्योंकि ये बाकी चीज़ों को भी जन्म देती है और ओबेसिटी जो है मोटापा जो इसका एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज। अच्छा डॉक्टर साहब अगर किसी पेशेंट को वर्टिगो यानी चक्कर आना शुरू हो जाए तो कितने अरसे बाद क्या टाइम स्पैन है जिसके बाद कोई खतरे की घंटी या अलार्मिंग साइंस आना मजीद शुरू हो सकते हैं किसी और बीमारी के लिए क्योंकि आम तौर पे एक जो ट्रेंड देखा गया है गलत है मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई बीमारी शुरू होती है या कोई छोटी अलामत होती है या कोई मसला होता है तो उसे आम तौर पे इग्नोर किया जाता है और इग्नोर करते करते उसे इस हद तक इग्नोर कर दिया जाता है कि बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें अगर तो पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और उसको असाब के और भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बोलने में प्रॉब्लम हो रही है उसकी कोई आर्म या लिम्ब जो है वो वीक हो रही है तो फिर तो हमने फालिज को फ़ौरन रूल आउट करना है उसमें तो आपने कोई देरी नहीं करनी है अच्छा। अपने पेशेंट को फौरन लेकर जाना है क्योंकि कोई वेसल या खून की नाली ऐसी तो नहीं जो ब्लॉक हो रही है और वो पीछे हमारे दिमाग को सप्लाई कर रही है जो बैलेंस कंट्रोल करती है डिजीनेस हो रही है एग्जैक्टली जिसको ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस अंग्रेजी में कहते हैं जी
तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक्यूट फेज है। Alright. फिर दूसरा ये है कि जो कान के मसले होते हैं उसके अंदर हमने ये देखना होता है कि क्या ये इन्फेक्शन की तरफ अगर बात जा रही है तो कितनी सवेयर है, हमने उसको कितनी जल्दी ट्रीट करना है। मैंने जिस तरह बात की कि कुछ हिसाब की अगर सोजिश हो जाती है तो फिर तो आपको फौरन दवाइयाँ चाहिए और आपको रिहैब भी हो सकता है चाहिए हो। कान की भी अपनी एक रिहेबिलिटेशन होती है क्योंकि फिर आप अपने डेफ हो सकते हैं, आप यू कैन लूज योर साउंड क्वालिटी जो आप सुनते हैं उसके अंदर। तो एक तो ये बात है। हमारे कुछ लोगों में ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम डिले करते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, इग्नोर करते हैं, या खवातीन आमतौर पे अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती ना। जी जी बिल्कुल, और खुद दवाइयाँ भी लेते हैं। हाँ जी, सेल्फ मेडिकेशन। ये सेल्फ मेडिकेशन, या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से दवाइयाँ शायद आपको सही अप्रोप्रिएट ना मिल सके, जो सही इलाज नहीं हो सकते। जी, और उसके बाद फिर आप जब एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरन डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे तो वो एक्सपेक्टेशन फिर सही नहीं होती, बिकॉज टाइम हैज लैप्स्ड। एब्सोल्युटली, और डॉक्टर खुदा नहीं है, डॉक्टर ने अद्वियात से इलाज करना है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टाइम से आएंगे तो ही आपका टाइम से इलाज शुरू होगा और रिजल्ट्स भी टाइमली आएंगे। ये पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जी अगर कोई चीज को 3 महीने लगे हैं खराब होने में तो वो 3 दिन में ठीक नहीं होगी। एब्सोल्युटली, उसको टाइम लगेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि वर्टाइगो यानी चक्कर आने की शरह ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में? देखें उसके अंदर जो स्टैट है वो तो 3 आउट ऑफ 10 जिस तरह एक स्टैट आपने भी बताया था कि है, लेकिन ये किसी को भी किसी टाइम किसी एज पे भी हो सकता है और उसमें बच्चों में भी हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर। और बच्चों में इसकी क्या वजूहत हो? सेम कॉजेज हो सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो बुनियादी ऑर्गन्स हैं वो तो सेम ही है, जो वजूद है हमारे उसमें हो सकते हैं। ओल्ड एज में ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं क्योंकि अगेन वो चैलेंज बन जाता है फैमिली के लिए कि पेशेंट अपने बेड से बाहर नहीं आ रहा, खुदा ना खासा फॉल तो नहीं हो रही उनको, कोई बैलेंस आउट नहीं हो जाए, खुदा ना खासा अगर फालिज है और हम उसको सही टाइम पे ना लेके जाएं तो वो उस वर्सनिंग में फिर डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही उन लोगों को। डॉक्टर साहब, ग़िज़ा के ज़रिए इसका कोई इलाज मुमकिन है या सिर्फ अद्वियात के ज़रिए ही इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? देखें, अगर तो पेशेंट हमारे ऐसे हैं जिनको थोड़े थोड़े चक्कर, जिस तरह हम कहते हैं कि जी मुझे दिन में एक आधा चक्कर आ जाता है, तो फिर तो ये सबसे पहले तो है कि आपकी वाटर इनटेक ठीक है कि नहीं है, आप डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे, फिर ऐसा काम तो नहीं कर रहे। फिर न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जी, विटामिन्स की कुछ डेफिशिएंसीज हैं दैट कैन कॉज दिस, स्पेशली क्योंकि विटामिन्स हमारे क्या करते हैं, जो B6 B12 है वो जो हमारे असाब हैं यानी नर्व्स जो हैं उनकी कवरिंग में बहुत काम करते हैं। तो अगर उनकी कवरिंग में मसला हो रहा है तो फिर हो सकता है, यही मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बेसिकली, जो आपकी कवरिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर आपको ये एक अलामत आ सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर साहब को दिखाएं और वही सप्लीमेंट्स आपको दें, खुद आपने जाके विटामिन्स ओवर द काउंटर जाके बाय नहीं उसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनको चक्कर आने की कंप्लेंट रहती है। आप देखें कि क्या ये एक्यूट ऑनसेट है, यानी कितनी जल्दी ये शुरू हुआ था और क्या कितने अरसे से हो रहा है। फिर आप डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या कान का अंदरूनी मामला है या मरकजी है, और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर मरकजी भी खुदा ना खास्ता है तो उसके स्कैन करवाने अगर हैं तो वो ज़रूरी है, वो लॉन्गिटिविटी के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और फिर अगर तशखीस और इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इलाज मुमकिन है, जिस तरह हम कर सकते हैं, जिस तरह जो भी उसकी आगे से डायग्नोसिस बनता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो बैरियर है ना डर का कि पता नहीं क्या निकल आएगा, उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट दोनों कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। और गॉड फॉरबिड अगर आप लेट डॉक्टर को रीच आउट करते हैं तो उस हद तक इलाज कई दफ़ा मुमकिन भी नहीं होता। बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, काइंडली ड्राइविंग ना करें अगर आपको चक्कर ऐसे आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं, आप अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को डेंजर में डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि आप काइंडली उनको दिखाएं। और एक और चीज़ भी है कि अगर कुछ चक्कर के बाद अगर आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, यानी अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है सही तरह, तो फिर आपने ये भी देखना है कि क्या ये सीजर यानी मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा। इसलिए वो भी ज़रूरी है कि साथ साथ हम अपने डायग्नोसिस में रखें। एक डिफरेंशियल है, हम हो नहीं सकता हमेशा हो, लेकिन हमने लेकिन इसको माइंड में रखना होता है। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इस्माइल यूसुफ साहब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कुछ और डॉक्टर साहिबान के साथ, कुछ नई सेहत आगाही के साथ और कुछ नए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के साथ आपके पास हाजिर होंगे। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।